हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग पॉलिटी को कर रहे थे, जिसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यह जो है चैप्टर 8 है, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की है, जो लास्ट चैप्टर है। यह जो है लास्ट चैप्टर है क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो इससे पहले मैं जो है हिस्ट्री को करवा चुकी हूँ 6 क्लास की, जो आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। सीटेट में जो है पेडागोगी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2-4 चैप्टर है जिसमें से पेडागोगी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से पेडागोगी वाले प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे सीटेट एग्जाम में। तो सड़कों पर काम करना, तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि शहरों में लोग जो अपना आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ जो है काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थे, ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था, और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता है। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था, जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन इत्यादि वो चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चू मांझी रिक्शा वाला, इसके बारे में बताया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चू मांझी की तरह जो बच्चू मांझी अभी रिक्शा वाला था, तो उसी की तरह शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते, उनकी मरम्मत करते या कोई सेवा देते हों। वे स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है। खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होता है। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं, वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले ही बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों की खरीद कर, साफ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वाले में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें पेडागोगी में आप लोग को कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और अपना समझ बिल्ड करना है कि शहर में लोग जो है अपना रोजगार कैसे करते हैं, शहर का जीवन किस प्रकार चलता है। हमारे देश की शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम की यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आगमन में सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। बाजार में
तो बाज़ार में क्या बताया गया है, जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकान अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ा। डॉक्टर ने यहाँ से हमें सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर चली गई क्योंकि मैं कुछ सिले कपड़े जो खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। उसके बाद है बड़ी दुकान में। हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी, उसके बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करने पड़ते हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब हम यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। यह पक्की दुकानें होती हैं जिसके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होते हैं। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकान बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं फैक्ट्री में। मैं अपने एक कपड़े और जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि फिर से हमारा भोरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान से जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। यह दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर व मिस्त्री है। कुछ भवन बन रहे हैं होते हैं जहाँ मजदूर जो है मजदूरी करते हैं। तो इसको याद रखेंगे, लेबर चौक किसको कहता है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है लेबर चौक के बारे में। तो आप लोग को याद रखना है कि जहाँ पे जो है ढेर सारे मजदूर इकट्ठा जमा होते हैं और वहाँ जो है ठेकेदार आते हैं और मजदूरों को अपने काम के लिए अपने घर ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? तो लेबर चौक कहा जाता है। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझ ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार हो रहे थे। जहाँ पे वे कमरे में एक तरह
तह करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही जगह पर पाया। वहाँ मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ जाता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है। फिर खास मौसमों में काम मिलता है। हर साल बचे हुए समय उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह कई नौकरियां अस्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपना तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। तो इस सब चीज़ों को आप लोग देखिए और समझ भी कीजिए, क्योंकि सीटेट जो है पेडागोगी वाले प्रश्न इन्हीं सब चैप्टरों से पूछती है। तो दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा लिया जिससे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन का काम का निरीक्षण करती थी जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वह हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वह उनकी प्रगति रपट देखती है और उन समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। वह यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। यह बचत पर ब्याज भी मिलता है और नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ। एतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सक सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों में इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी के तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थके मंदी बैठ गए, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़े कि शहर में जीवन यापन करने के लिए कौन कौन सी व्यवसाय की जाती है और नियमित जो है सेवा, नियमित नौकरी क्या होती है, अनियमित क्या होती है, इनके बारे में आप लोग पढ़े। तो इस चैप्टर को 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों का समझ जो है बिल्ड होगा। उसके बाद जो है प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग इस प्रश्न को भी बना सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा। सीटेट में क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिले हैं। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।